और अब रुख करेंगे कर्नाटक के चामराजनगर का, जहां से दर्दनाक खबर आ रही है। वहां के एक अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 24 मरीजों की मौत की खबर है। यह हादसा कल मध्य रात्रि का है और हादसे के बाद से मैसूर से चामराजनगर के लिए 250 ऑक्सीजन सिलेंडर भेजे जा चुके हैं। दरअसल अस्पताल को बेलारी से ऑक्सीजन मिलना था, लेकिन ऑक्सीजन आने में देरी हो गई, वक्त लग गया, जिससे इतना बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 24 मरीजों की ऑक्सीजन की कमी से जान चली गई है। चामराजनगर के एक अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंचनी थी, लेकिन ऑक्सीजन में देरी होने की वजह से यह हादसा हो गया। हालांकि अब वहां पर ऑक्सीजन भेज दी गई है, लेकिन तब तक 24 मरीज दम तोड़ चुके हैं। और अब आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं, वो इस वक्त एक वैक्सीनेशन सेंटर का मुआयना करने पहुंचे हैं। वहां पर क्या हालात हैं, किस तरीके से मरीजों को वैक्सीन मिल पा रही है नहीं, इन तमाम पहलुओं पर निरीक्षण करने के लिए इस वक्त दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया एक वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों से बातचीत करते हुए साफ तौर पर यहां देखे जा सकते हैं। और खास तौर पर ये वैक्सीनेशन ड्राइव जो अब 18 से ऊपर के उम्र के लोगों के लिए शुरू किया गया है, इसमें लगातार मांग यही की जा रही थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन मुहैया हो सके। उसके लिए केंद्र को राज्य सरकारों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। डिप्टी सीएम का यहां पर पहुंचना दरअसल लोगों के बीच एक उम्मीद की किरण भी जगाना है कि हां, दिल्ली सरकार उनके साथ है, वैक्सीन घर घर पहुंचे, हर शख्स को लग सके, यही दिल्ली सरकार की मुहिम है, उनका प्रयास है और ऐसा करने में वो तत्पर है। इसी को लेकर आज मनीष सिसोदिया एक वैक्सीनेशन सेंटर का मुआयना करने पहुंचे। पंकज उपाध्याय हमारे संवाददाता मुंबई से इस वक्त जुड़ गए हैं। अनीशा माथुर हमारी संवाददाता दिल्ली से इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले अनीशा, आपका रुख करते हुए तस्वीरें हम देख पा रहे हैं मनीष सिसोदिया की वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा करने वो पहुंचे हैं, और भी इस तरीके का कार्यक्रम उनका आज का कोई, जहां पर वो वैक्सीनेशन सेंटर अलग अलग जगहों पर जाकर ये देख सके कि दरअसल वैक्सीन उपलब्ध भी है या नहीं। अनीशा को मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है, लेकिन इस बीच दिल्ली का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सुशांत हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, क्या इस वक्त ताजा स्थिति है? वैक्सीनेशन सेंटर पर मनीष सिसोदिया तो पहुंच गए, लेकिन क्या वैक्सीन वाकई अवेलेबल भी है? क्योंकि कई लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि रजिस्टर होने के बावजूद, ओटीपी नंबर मिलने के बावजूद वैक्सीन नहीं है। देखिए नेहा, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि सुबह की वक्त है, क्योंकि दिल्ली के अंदर कोरोना के जो हालात है, लोगों को बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, और ऐसे में लोगों के बीच में एक डर है। यही डर की वजह है कि सुबह से ही वैक्सीनेशन सेंटर पर लंबी लंबी कतारें जो है वो इस वक्त देखने को मिल रही हैं। ये बुराड़ी का स्कूल है, जहां पर आप देखेंगे स्कूल के अंदर से लेकर के बाहर तक आपको लंबी लंबी कतारें जो है वो नजर आएंगी। सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी का पालन करने की लगातार बात सरकार की तरफ से की जा रही थी कि लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर जल्दबाजी ना करें, ना पहुंचे, जिनका रजिस्ट्रेशन है सिर्फ वही पहुंचे। तमाम जो ये लोग खड़े हैं इनके पास रजिस्ट्रेशन है, लेकिन बावजूद इसके लंबी लंबी कतारें जो है वो फिलहाल वैक्सीनेशन सेंटर पर इस वक्त जो है वो देखने को मिल रही है। और इसके अलावा तस्वीरें आप आगे तक देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोगों की भीड़ है वो फिलहाल सुबह के वक्त का प्रोग्राम शुरू हुआ है। और यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इसी स्कूल में पैरेलल 5 सेंटर्स बनाए गए हैं, तो इस तरह से पूरी दिल्ली में इस वक्त आज 301 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है 18 साल से 45 साल के बीच के लोगों के लिए। और क्योंकि आज पहला दिन है, हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। हमारा टारगेट है कि हर स्कूल में इस तरह से कम 10 सेंटर्स हों, और अभी इसको धीरे धीरे करके हम 300 स्कूलों तक लेके जाएंगे। जैसे जैसे हमें और वैक्सीन मिलती चली जाएगी, हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे। अभी हमारे पास में 4.5 लाख वैक्सीन की डोज आई हैं, और आज भर में हमने 45,150 लोगों को अपॉइंटमेंट दिया है आज की वैक्सीनेशन के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह का अभी सुबह सुबह का रिस्पांस है, एक सेंटर पर एक लाइन में लगने के लिए हमने 150 लोगों को बुलाया है, और सभी के सभी टर्न आउट हो रहे हैं। पूरा 100% लोग आ रहे हैं। अभी तक किसी भी सेंटर पर ऐसा नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति नहीं आया हो या किसी सेंटर पर कम प्रेजेंस हो। तो ऐसा लग रहा है कि ये 100% टर्नआउट लोगों का रहेगा। युवाओं में काफ़ी उत्साह है। मैंने लोगों से भी मिला जाके,
उनसे पूछा कि आपको वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, तो उन्होंने कहा रजिस्ट्रेशन में कोई नहीं हुई, लेकिन अपॉइंटमेंट लेने में हो रही है, क्योंकि अभी अपॉइंटमेंट में तो 4.5 लाख वैक्सीन ही आई हैं और लिमिटेड सेंटर्स ही हैं, अभी 300 सेंटर्स हैं पूरी दिल्ली में। जैसे जैसे सेंटर्स बढ़ेंगे वैक्सीन अवेलेबल होने के बाद, वैसे वैसे वो दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी। पर मुझे खुशी है कि अब इतनी बड़ी संख्या में जब लोगों को वैक्सीन लगने लगेगी तो लोगों की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और हमें कोरोना से लड़ने में मदद मिलेगी, कोरोना पर काबू पाने में मदद मिलेगी। वैक्सीनेशन का 4.5 लाख आपने बताया है आंकड़ा, ये कब तक बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि लगातार आप लोग संपर्क में? नहीं, हम लगातार कंपनियों के संपर्क में हैं और वो जैसे, क्योंकि परसों उन्होंने 4.5 लाख दी है, धीरे धीरे और भी दे देंगे। तो क्या हालात के मद्देनजर आर्मी की भी मदद मांगी है दिल्ली सरकार ने? हमने सबसे मदद मांगी है। हम तो क्योंकि हमें अभी ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी समस्या हो रही है, तो हमने ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए सेना के पास अगर ट्रक हैं, हमने उनसे भी कहा है। DRDO के पहले से ही 500 बेड्स का सेंटर यहाँ पे चल रहा है, ऐसे सेंटर्स अगर और चल सकें तो और अच्छा होगा। लेकिन ऑक्सीजन लाने ले जाने के लिए इस समय हमें बहुत मदद की ज़रूरत है, और अगर जहाँ से भी, जिस सोर्स से भी मदद हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर से, सोशल सेक्टर से, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफरेंट विंग्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे मांग रहे हैं। मनीष जी, ऑक्सीजन की क्या स्थिति है दिल्ली में, क्योंकि बीते समय में कितना मिल जा रहा है कोटे का? क्या मिल रहा है? कल अभी जो मेरे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, कल हमें 440 टन। तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को यहां पर सुन रहे थे आप। अनीशा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं। अनीशा, यहां पर साफ तौर पर डिप्टी सीएम ये जानकारी देते हुए कि 4.5 लाख वैक्सीन दिल्ली को मुहैया कराई गई हैं। हालांकि वैक्सीनेशन सेंटर्स की कमी का उन्होंने हवाला दिया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा साफ तौर पर कि हालात जल्द बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि लोग में अब जागरूकता है, लोग पहुंच रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि उन्हें एक डोज कम से कम वैक्सीन की लग जाए। जी नेहा, लोगों में काफी उत्साह है। हम यहाँ पर पंडारा रोड के वैक्सीनेशन सेंटर पे है। ये नवयुग स्कूल है, ध्यान रखिएगा 77 स्कूलों को इस वक्त दिल्ली में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लंबी कतार जो लगी हुई है। यहाँ पर सुबह 9 बजे से वैक्सीनेशन शुरू होनी थी, सुबह 9 बजे से लोगों का आना लगातार जारी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कतार कितनी लंबी है। वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो चुकी है और लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि उनको वैक्सीनेशन लगे। यहाँ पर डॉक्टर्स का कहना है कि एक दिन में करीब 400 लोगों को, 400 से 450 लोगों को वैक्सीन लग सकती है। जो यहाँ पर 2 वैक्सीन स्टेशन हैं, जो एक स्कूल में 2 जगह पर वैक्सीन लग रही है। तो पहले लोग आ रहे हैं, अपने रजिस्ट्रेशन जो बुकिंग सबकी हुई है उसका वेरिफिकेशन करा रहे हैं, उसके बाद जाकर वैक्सीन लगवा रहे हैं और उसके बाद आधे घंटे की वेटिंग है ये देखने के लिए ऑब्जर्वेशन रूम में कि उनको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आया। यहाँ पर कोविशील्ड लग रही है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारे लोग जो इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी ग्लिचेस हुए हैं, जैसे हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने भी कहा, वैक्सीन अभी जितनी दिल्ली की पॉपुलेशन है उसके हिसाब से वैक्सीन की सप्लाई अभी थोड़ी कम है, तो धीरे धीरे ही इसको बढ़ाया जाएगा। अभी 77 स्कूलों में शुरू हुआ है, अब धीरे धीरे करके सरकार कह रही है कि और स्कूलों में भी और जगह पर भी भेजा जाएगा। लेकिन यही कहा जा रहा है कि अगर आपकी बुकिंग नहीं है तो भीड़ क्योंकि ज्यादा ना लगाएं, इसलिए बुकिंग नहीं है तो वैक्सीनेशन सेंटर पर ना जाएं। ठीक है अनीशा, लौटूंगी मैं आपके पास। सुशांत से भी हमारी बातचीत हो चुकी है। पंकज उपाध्याय का रुख करेंगे। पंकज, आप सुबह जानकारी दे रहे थे कि कैसे बीकेसी के सेंटर में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, बोर्ड टांग दिया गया है, लोगों को बता दिया गया है कि वहां पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, इसलिए वो भीड़ ना लगाएं, वहां ना पहुंचे। किस तरीके से जानकारी और इन्फॉर्मेशन पास ऑन की जा रही है? नेहा, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, राज्य सरकार है, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस रिलीजेस के माध्यम से मुंबई वासियों से अपील कर चुकी है कि अगर आपके पास रजिस्टर करने के बाद स्लॉट्स हैं आप तभी आइए। आप अगर वॉक इन करेंगे या ओवर द काउंटर रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश करेंगे तो फिर आप सफल नहीं होंगे। सिर्फ 18 से 44 इयर्स का जो एज ग्रुप है उसका वैक्सीनेशन चल रहा है। सिर्फ 5 सेंटर्स है मुंबई में जहां ये वैक्सीनेशन चल रहा है। 9 बजे से लेकर 5 बजे तक ये चलेगा। सिर्फ 500 वैक्सीन हैं पर सेंटर्स के लिए। और दूसरी तरफ जो 45 प्लस एज ग्रुप है उसका तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चौथे दिन लगातार सस्पेंड कर दिया गया है। पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है ही नहीं। सुबह तो यहां पर बड़ी हालत खराब थी। जहां जो डीन है डॉक्टर राजेश डेरे, उनको बाहर आना पड़ा, लोगों से दरख्वास्त करनी पड़ी कि शॉर्टेज है इसलिए सब लोगों को नहीं दी जा रही है। काफी सीनियर सिटीजन्स आ गए थे, वो घबराए हुए थे कि आखिर क्या होगा, फर्स्ट डोज उनको मिली है, सेकेंड डोज मिलेगी नहीं मिलेगी। तो काफी पैसिफाई करना पड़ा डीन को, तमाम लोगों को
तो अब हालत यह है कि इस वैक्सीनेशन सेंटर के आगे 3-3 लेवल के बैरिकेडिंग करी गई है, क्योंकि अक्सर लोगों का ग्रुप आता है और वो काफी नजर वायरल हो बनाए जाता है। रखिए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली को बेदम करते कोरोना की बात करेंगे। पाबंदी के बावजूद दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बेकाबू है। 24 घंटे में मौत का आंकड़ा सामने आया है। 412 लोगों की जान गई है। अस्पतालों का हाल बेहाल है। कल ही ऑक्सीजन की किल्लत से बत्रा अस्पताल में 12 मरीजों की जान चली गई। कोरोना के आगे दिल्ली बेदम है। लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। अस्पताल में जगह नहीं है, बेड मिल जाए तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन भी हो तो दवा के लिए मारामारी है। जो घर में कोरोना की जंग लड़ रहे हैं उनकी सांसें अटकी पड़ी हैं। परिजन ऑक्सीजन के एक सिलेंडर के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। ऑक्सीजन पर हाहाकार पर अब तो दिल्ली हाईकोर्ट को फटकार लगानी पड़ी है। कहना पड़ा कि अब पानी सिर से ऊपर आ गया। केंद्र सरकार को सख्त लहजे में आदेश दिया कि दिल्ली को आवंटित ऑक्सीजन का कोटा मुहैया कराया जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का कहना है कि राजधानी को 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन 490 मीट्रिक टन ही आवंटित किया गया है और इनमें 312 मीट्रिक टन ही मिल पा रहा है। तो अब 976 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। उसके अगेंस्ट में अगर 312 टन ऑक्सीजन हमें दिल्ली को दी जाएगी तो कैसे काम चलेगा। आज सारे अस्पतालों के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। कई अस्पतालों ने बोला है कि उनको अपने पेशेंट्स निकालने पड़ेंगे। तो दिल्ली को ऑक्सीजन चाहिए। कहने को देश की राजधानी है, यहाँ दो सरकारें हैं, लेकिन कोरोना ने जमीन पर ला खड़ा किया है। 24 घंटे में मौत सबसे ज्यादा लोगों की हुई। 412 लोगों की महामारी से मौत हो गई। एक दिन में 25,000 से ज्यादा नए केस आए हैं। दिल्ली में लॉकडाउन एक हफ्ते और बढ़ा दिया गया, लेकिन इन पाबंदी का असर नहीं दिख रहा। कोरोना अब भी पैर फैलाता जा रहा है। उम्मीद थी कि वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ेगी और कोरोना भागेगा, लेकिन वैक्सीन की कमी ने राज्य सरकार को बैकफुट पर ला दिया। मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी वॉक इन नहीं है तो सेंटर्स के ऊपर लोग लाइनें ना लगाएं कि भाई मेरी पहले लाइन। सबको अपॉइंटमेंट मिलेंगे, आप अपॉइंटमेंट ले लें, अपना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लें और जो अपॉइंटमेंट आपको मिले उसी के हिसाब से सब लोग आएँ। बिना रजिस्ट्रेशन के और बिना अपॉइंटमेंट के ना आए। 18 से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण 1 मई से ही शुरू हो गया, लेकिन दिल्ली में ये शुभ काम कल से होगा। दिल्ली सरकार ने 18+ को वैक्सीन लगाने के लिए 77 स्कूलों में वैक्सीन केंद्र बनाया है। इनमें सेंट्रल दिल्ली में 6, पूर्वी दिल्ली में 3, नई दिल्ली में 4, उत्तरी दिल्ली 7, उत्तरी पूर्वी दिल्ली 12, शाहदरा में 8, दक्षिणी दिल्ली 4, दक्षिणी पूर्वी दिल्ली में 16 और पश्चिमी दिल्ली में 17 स्कूलों में केंद्र बनाए गए हैं। कोरोना की लड़ाई में दवाई पर तो जोर है ही, लेकिन सबसे जरूरी है इसका चेन तोड़ना, इसकी रफ्तार पर काबू पाना और इसके लिए जरूरी है कि दूरी भी बनी रहे, मास्क भी न उतरे। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन 2 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि बढ़ा दिया गया है। अब गुरुवार सुबह 7 बजे तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा। शुक्रवार रात से वीकेंड लॉकडाउन लागू हुआ था। इसे कल यानी मंगलवार सुबह तक जारी रहना था, 7 बजे खत्म होना था, लेकिन अब ये गुरुवार 7 बजे तक जारी रहने वाला है। ये बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर 2 दिन के लिए लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया गया है। बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार का ये फैसला। सुबह 7 बजे तक यूपी में लॉकडाउन है। पहले शुरुआत तो सिर्फ वीकेंड लॉकडाउन से हुई थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसके बाद वीकडेज में भी इस लॉकडाउन को जारी रखा गया। अब एक बार फिर से 2 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। शिवेंद्र हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, छोटी छोटी किश्तों में लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है, इसकी एक वजह यह हो सकती है कि लोगों में कहीं ना कहीं खौफ की स्थिति ना आए, जो लोग खास तौर पर रोजगार उनका प्रभावित होता है लॉकडाउन से। देखिए नेहा, साफ तौर पर सरकार ने कहा था कि चूंकि लोगों का व्यापार, रोजगार, छोटे जो काम करने वाले हैं उस पर असर आ सकता है, इसीलिए वो लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते। लेकिन स्थितियां कितनी खराब हो चुकी हैं, जिसकी वजह से पहले वीकेंड लॉकडाउन, फिर वीकेंड लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया और अब 2 दिन के लिए और, यानी 6 तारीख की सुबह 7 बजे तक, शुक्रवार जो बृहस्पतिवार है उसकी सुबह 7 बजे तक की ये लॉकडाउन बढ़ाया गया है। और उसके बाद सिर्फ एक दिन ऐसा मिलेगा जिस दिन लॉकडाउन नहीं है, फिर से फ्राइडे शुरू हो जाएगा। यानी
नाम के तौर पर कि सिर्फ एक दिन बचा हुआ है जिस दिन लॉकडाउन नहीं है। और इस लॉकडाउन के दौरान सरकार का कहना यह है कि जो ग्रामीण इलाके हैं जहां पंचायत चुनाव के बाद तमाम लोग वापस लौटे हैं और वहां संक्रमण की आशंका ज्यादा है, वहां पर सैनिटाइजेशन का काम, वहां पर वैक्सीनेशन का काम, वहां पर तमाम जो और इंतजाम किए जाने हैं, चाहे वो सीएचसी पीएचसी में हेल्थ सुविधाओं की बात हो या फिर क्वारंटाइन सेंटर्स की बात हो, वो सब करने के लिए ये सब किया गया है। लेकिन हकीकत ये है जिस तरह से केसेस यहाँ उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं, वो लॉकडाउन ही आखिरी विकल्प दिख रहा है और सरकार न मानते हुए भी उसी की तरफ बढ़ने की अब कोशिश कर रही, मजबूरी भी है, क्योंकि जब तक ये संक्रमण की चेन नहीं टूटेगी, जब तक लोग अपने घरों में नहीं रहेंगे और ये ब्रेक नहीं होगा, तब तक ये संक्रमण कंट्रोल में नहीं हो सकता। और ये सरकार अच्छे से समझती है और उसी बीच में संसाधनों का भी इंतजाम करना है, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बुरी तरह से चरमरा चुका है और इसीलिए शायद ये 2 दिन का एक्सटेंशन किया गया है, जिससे कि धीरे धीरे लोगों को आदत भी पड़ जाए, इस बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर लिया जाए। और जैसा कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि मई के मध्य तक, मैं आपके पास, क्योंकि दरअसल ये जो पूरी स्थिति है इसमें लॉकडाउन आखिरी विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इससे चेन ब्रेक होती है। इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा है। खबरों के मुताबिक कोरोना महामारी से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने आर्मी की मदद मांगी है, जिसका जिक्र अब से कुछ ही देर पहले मनीष सिसोदिया ने खुद किया था। उन्होंने कहा था कि डीआरडीओ ने मदद की है। उन्होंने राजनाथ सिंह को भेजी चिट्ठी में यह कहा कि जितना संभव हो सके उतने ऑक्सीजन टैंकर दिल्ली को उपलब्ध कराएं। इस बात का भी जिक्र अब से कुछ ही देर पहले मनीष सिसोदिया ने किया, जब उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई भी सुनिश्चित करनी है और ऑक्सीजन कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगी, इसको भी जल्द से जल्द सुदृढ़ करना है। हमने सबसे मदद मांगी है। हम तो क्योंकि हमें अभी ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी समस्या हो रही है, तो हमने ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए सेना के पास अगर ट्रक हैं, हमने उनसे भी कहा है। डीआरडीओ के पहले से ही 500 बेड्स का सेंटर यहाँ पे चल रहा है। ऐसे सेंटर्स अगर और चल सकें तो और अच्छा होगा, लेकिन ऑक्सीजन लाने ले जाने के लिए इस समय हमें बहुत मदद की ज़रूरत है। और अगर जहाँ से भी, जिस सोर्स से भी मदद हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर से, सोशल सेक्टर से, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफरेंट विंग्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे मांग रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं बंगाल में टीएमसी का विजय रथ। ममता बनर्जी बंगाल तो जीत गई, लेकिन हार गई नंदीग्राम। बंगाल में विजय के बाद सत्ता का चरित्र नहीं बदला। कल से दोनों दलों के बीच संघर्ष की खबरें आ रही हैं। तोड़फोड़, हंगामा, आगजनी के बीच बंगाल फिर से तनातनी की नई खेप झेल रहा है। बंगाल के चुनावी नतीजों के बाद हिंसा का वो शोर फिर से डराने लगा जो यहां चुनावों में पहचान बन चुका था। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं की तनातनी तनाव में बदल रही थी। आरामबाग इलाके में देर शाम बीजेपी का दफ्तर धू धू कर जल उठा और बीजेपी ने सीधे टीएमसी से पूछा, विजय के जोश में आखिर आगजनी क्यों? लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होता है। ठीक है, चुनाव में कोई जीतेगा, कोई हारेगा, मगर सब मिलके किस प्रकार सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास के साथ हम काम करें, यही ध्येय हर पॉलिटिकल पार्टी का, यही ध्येय हर राजनीतिक दल का होना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी यह डिमांड करती है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो क्षेत्रीय प्रशासन है, वो त्वरित कार्यवाही करे और इस प्रकार से जो गुंडे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों में आग लगा रही हैं या जो हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला कर रहे हैं, उनके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्यवाही किया जाए, उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। बांग्ला मानुषटा तारই প্রতিবাদ করেছে। বহিরাগতদের বাংলা দখল করবার যে চেষ্টা, প্রতিটি ব্যাপারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কুরুচিকর আক্রমণ, অভিষেককে তীরবিদ্ধ করা,
বাংলার মানুষ ভালোভাবে নেয়। এখনো পর্যন্ত যা ফলাফল সেই দিকেই ইঙ্গিত দিচ্ছে। খেলা হবে। उधर नंदीग्राम को लेकर भी सियासी शोले दहके और आखिरकार तय हो गया कि राज्य जीतने वाली ममता नंदीग्राम हार चुकी है। हल्दिया में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगे कि उन्होंने नंदीग्राम जीतने वाले शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर पत्थर ताने। हल्दिया के काउंटिंग सेंटर के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी बस कुछ ही वक्त पहले आए थे और तृणमूल के कार्यकर्ता जो यहाँ पर इकट्ठा इस वक्त, उन लोगों ने उनको भगा दिया, उन्होंने उनसे बदसलूकी की, उनकी गाड़ी पर पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी जो सिर्फ कुछ वक्त के लिए अंदर गए थे वो यहाँ से अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी फोर्स लगाई गई हुई है, यहाँ पर पुलिस आ रखी है, सेंट्रल फोर्सेस भी आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि ये कार्यकर्ता अभी भी यहाँ पर इकट्ठा है। आसनसोल में दोनों पक्ष एक वक्त भरपूर तनातनी के साथ आमने सामने हो गए। बीजेपी उम्मीदवार की कार निशाना बन गई। पथराव हुआ और नारेबाजी के साथ आक्रोश भड़का। सिलीगुड़ी में तो टीएमसी और बीजेपी के लोग भिड़ गए। टीएमसी के विजय जश्न को लेकर बात इतनी बढ़ी कि फिर नहीं थी। चुनाव में भी तनाव भरपूर था और अब ममता की वापसी के बाद बीजेपी शक्ति के साथ हमलावर होगी। सदन से सड़क तक तनातनी की नई खेप अभी बाकी है। पॉल मिसाह के साथ आज तक ब्यूरो। नंदीग्राम ये सत्ता का वो रास्ता है जिस पर चलकर ममता ने सीट हारी लेकिन बंगाल जीत लिया। तो वहीं बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी सीट जीते लेकिन बंगाल में कमल नहीं खिला सके। नंदीग्राम का संग्राम खत्म होने के बजाय बढ़ गया। जैसे ही शुभेंदु अधिकारी काउंटिंग सेंटर के बाहर पहुंचे, पत्थरबाजी शुरू हो गई। टीएमसी के आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। शुभेंदु अधिकारी जान बचाकर भागे। के काउंटिंग सेंटर के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी बस कुछ ही वक्त पहले आए थे और तृणमूल के कार्यकर्ता जो यहाँ पर इकट्ठा इस वक्त, उन लोगों ने उनको भगा दिया, उन्होंने उनसे बदसलूकी की, उनकी गाड़ी पर पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी जो सिर्फ कुछ वक्त के लिए अंदर गए थे वो यहाँ से अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी फोर्स लगाई गई हुई है, यहाँ पर पुलिस आ रखी है, सेंट्रल फोर्सेस भी आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि ये कार्यकर्ता अभी भी यहाँ पर इकट्ठा है। ये हल्दिया का काउंटिंग सेंटर है जहाँ पर ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, जहाँ की ये तस्वीरें इस वक्त की है। हम थोड़ा आगे जाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त शुभेंदु अधिकारी ने बस कुछ ही वक्त पहले नंदीग्राम से अपनी जीत का ऐलान कर दिया था। उन्होंने कहा था कि 1736 वोटों से वो यहाँ से जीत चुके हैं, पर तृणमूल इसको मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि नंदीग्राम की सीट पर रिकाउंटिंग होनी चाहिए। ये आक्रोश इसलिए था क्योंकि नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी चुनाव जीत चुके हैं। भले ही बंगाल में टीएमसी ने बहुत आसानी से बहुमत का आंकड़ा छू लिया, लेकिन नंदीग्राम में कांटे की टक्कर थी। कभी खबर आती कि शुभेंदु अधिकारी आगे हैं, कभी खबर आती कि शुभेंदु अधिकारी पीछे हो गए, ममता आगे हो गई। एकदम 2020 के सुपर ओवर टाइप मुकाबला था, लेकिन वोटों की गिनती खत्म हुई तो मालूम चला कि शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से चुनाव जीत चुके हैं। उनका चुनाव जीतना एक ऐतिहासिक जीत में तब्दील हो चुका है। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी यहां पहुंचे थे, लेकिन पथराव हो गया।
पथराव के बाद बीजेपी के नेताओं ने ममता बनर्जी को जीत की बधाई तो दी ही, मगर साथ में निवेदन भी किया कि प्रदेश में अराजकता पर वो लगाम लगाएं, क्योंकि कहीं आगजनी हो रही है, कहीं पत्थरबाजी हो रही है। प्रदेश के अंदर एक अराजकता का माहौल बन गया है। हमारे कार्यालयों को आग लगाई जा रही है, हमारे कार्यकर्ताओं के घर में पथराव किया जा रहा है, महिलाओं की पिटाई की जा रही है। कम से कम इस प्रकार की अराजकताओं को रोके, अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासित में रहने की सलाह दें। एक बार फिर से ममता जी, आपको और आपकी पार्टी को बधाई। इधर ममता बनर्जी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो नंदीग्राम से चुनाव हार चुकी हैं। बंगाल में बीजेपी को करारी शिकस्त देने वाली ममता बनर्जी जब सामने आई तो सीधे कहा कि नंदीग्राम में वो फिर से काउंटिंग चाहती हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि वो नंदीग्राम को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। उन्हें भरोसा ही नहीं है कि नंदीग्राम में सब कुछ ठीक हुआ है। You see, the other state, full of state given one mandate and one constituency, can they give the other mandate? Is it possible? It is not. It is totally, they were stopped surveillance, they have stopped survivor about 3 hours, they announced the winning, and after that they are saying something. So this is some looting is going on, some cheating is going on. We will fight in the court case, we will file the court case and we will fight for that. ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के परिणाम को लेकर चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। Election Commission, I must say, how they fought with us, just like a BJP spokesperson. Even really, I am sorry. When I raised the issue for Nandigram, you people didn't believe that how they looted. You see, the other state, full of state given one mandate and one constituency, can they give the other mandate? Is it possible? It is not. It is totally, they were stopped surveillance, they have stopped survivor about 3 hours, they announced the winning, and after that they are saying something. So this is some looting is going on, some cheating is going on. We will fight in the court case, we will file the court case. ममता बनर्जी ने स्वीकार किया कि जिस तरह से बंगाली अस्मिता को ललकारा गया था, उसे स्वीकार करने के लिए वो नंदीग्राम में चुनाव लड़ने गई थी। इसके लिए ममता बनर्जी ने बाकायदा नंदीग्राम की जनता को धन्यवाद भी कहा। Salute to my nation also, salute to my Bengal people also, salute to my motherland, salute to my all the people from Bengal and all the people from all over the country. Now Bengal saved the country. I am proud to say that Bengal saved the country and we are proud of it. And regarding oath-taking ceremony, we will do a very small way because COVID is in process. And I appeal to all of my workers not to go for any victory rally or anything right now because we will do the victory rally after the COVID situation is over. ममता बनर्जी या शुभेंदु अधिकारी के लिए नंदीग्राम की सीट महज एक सीट नहीं थी, बल्कि बंगाल के चुनावी समर का सबसे बड़ा कुरुक्षेत्र यही नंदीग्राम ही था। इसी नंदीग्राम को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि जो नंदीग्राम जीतेगा वो बंगाल पर शासन करेगा, मगर पासा पलट गया। शुभेंदु अधिकारी जीते तो हैं, लेकिन उनकी पार्टी हार गई है। ये नंदीग्राम ही था जहां बीजेपी के कट्टर हिंदुत्व की काट निकालते हुए ममता बनर्जी ने पहली बार चंडी पाठ किया था। जागो दुर्गा, जागो दश प्रहरणधारिणी, अभया शक्ति, बल प्रदायिनी, तुमी जागो, जागो मां, ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशनं शक्तिभूते सनातनी गुणश्रयी गुणमयी नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशक्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री शाश्वता नमस्तुते ओम काली काली महाकाली काली के कालरात्रि के धर्मात्ते मोक्ष देवी नारायणी नमस्तुते। ये नंदीग्राम ही था जहां ममता ने मंदिर मंदिर घूमना शुरू किया और खुद को शांडिल्य गोत्र का बताया था। ठाकुर मशाई ठाकुर मंदिर छवि নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, পুজো নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তো আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন মা তোমার গোত্রটা বলবে? আমার মনে পড়ে গেল আমি ত্রিপুরায় ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলাম। সেদিন আমার সাথে যারা ছিলেন তারা জানেন, আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন
পুরোহিত মশাই, মা তোমার গোত্রটা কি? আমি বলে ফেলেছিলাম মামাটি মানুষ গোত্র। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য, কিন্তু আমি মনে করি আমার গোত্র মামাটি মানুষ গোত্র। ये नंदीग्राम ही था जहां नाक की लड़ाई थी, मगर ये वही नंदीग्राम भी था जिसने ममता बनर्जी की पूरी चुनावी रणनीति बदल दी। प्रचार के